अपने स्कूल टाइम में आप में से कितने लोगों ने सेलो ग्रिपर और सेलो पिन पॉइंट पेन्स यूज करे हैं? जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या बात है। और सेलो की वाटर बॉटल्स, वो भी तो यूज करी होंगी, राइट? एकदम ही नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आ जाती है कि नहीं? वेल, आपके लिए मैं इन्हीं यादों को ताज़ा करने के लिए आज सेलो वर्ल्ड लिमिटेड का आईपीओ रिव्यू लेके आई हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको इस कंपनी के बिजनेस के बारे में, उसके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, उसके फाइनेंशियल्स एंड ऑफ कोर्स आईपीओ से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। सेलो वर्ल्ड लिमिटेड या शॉर्ट में सेलो का आईपीओ 30 अक्टूबर मंडे से ओपन होगा और 1 नवंबर वेंसडे तक आप इस आईपीओ के लिए बिड कर सकते हैं। 1900 करोड़ रुपीस का ये आईपीओ कंप्लीटली ऑफ अ सेल इशू है, जहां सेलो के प्रमोटर्स अपने शेयर्स पब्लिक को सेल कर रहे हैं। बाकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स और डेट्स मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए पहले जानते हैं कंपनी आखिर करती क्या है। कंज्यूमर वेयर मार्केट ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, कंज्यूमर हाउसवेयर और कंज्यूमर ग्लासवेयर। और भारत में सेलो इन दोनों ही कैटेगरीज में एक प्रोमिनेंट प्लेयर है। साथ ही कंपनी ने राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स और स्टेशनरी एंड मोल्डेड फर्नीचर और एलाइड प्रोडक्ट्स में भी अपनी प्रेजेंस बना रखी है। कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडस्ट्री में 6 डेकेड्स के एक्सपीरियंस के बाद सेलो आज भारत के कंज्यूमर्स के नीड्स और प्रेफरेंसेस को आइडेंटिफाई करने में पूरी तरह से सक्षम है। और इसी वजह से उन्होंने ना ही सिर्फ अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया है, लेकिन अपने मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी सिग्निफिकेंटली ग्रो किया है। एज ऑफ 30 जून 2023, सेलो ऑलमोस्ट 16,000 स्टॉक कीपिंग यूनिट्स या SKUs ऑफर करता है अक्रॉस प्रोडक्ट कैटेगरीज। जैसे कि आप देख सकते हैं, सेलो बेसिकली कंज्यूमर हाउसवेयर एंड ग्लासवेयर, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्टेशनरी और मोल्डेड फर्नीचर एंड एलाइड प्रोडक्ट सेगमेंट्स में ऑपरेट करता है। कंज्यूमर हाउसवेयर कैटेगरी के अंडर सेलो ब्रांड के अंडर प्यूरो, शेफ, H2O, ड्यूरो, मैक्स फ्रेश, मॉड्यूलो स्टैक और क्लीनो जैसे सब ब्रांड्स के जरिए हाउसवेयर, इंसुलेटेड वेयर, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज एंड कुकवेयर, क्लीनिंग एड्स, ओपलवेयर, ग्लासवेयर, पोर्सलिन जैसे प्रोडक्ट्स ऑफर करता है। और बात करें उनके स्टेशनरी डिवीजन की, तो कंपनी ने अपने अर्सवाइल ब्रांड, जिसे हम सभी बड़ी अच्छी तरह से जानते थे, सेलो पेन्स को एक फ्रेंच कंपनी को 8 साल पहले सेल कर दिया था। लेकिन 2020 में सेलो ने इस बिजनेस में योनो मैक्स ब्रांड के नाम से री एंट्री की, जिसके अंडर वो अब अल्ट्रॉन 2X और जेल्ट्रॉन जैसे सब ब्रांड्स के थ्रू पेन सेल करते हैं। साथ ही जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, कंपनी सेलो ब्रांड के अंडर मोल्डेड फर्नीचर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स भी ऑफर करती है। अब कैटेगरी वाइज रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में कंज्यूमर हाउसवेयर कई कंपनी के टोटल रेवेन्यू में 66% रहा है। राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्टेशनरी का कंट्रीब्यूशन 15.86% था और बाकी का 18.4% मोल्डेड फर्नीचर और एलाइड प्रोडक्ट डिविजन से आया था। कंपनी भारत की 5 लोकेशंस में 13 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ऑपरेट करती है और करंटली वो राजस्थान में एक ग्लासवेयर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी स्टैब्लिश कर रही है। वैसे सेलो का पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफी स्ट्रॉन्ग है। सेगमेंट वाइज देखें तो कंज्यूमर हाउसवेयर के लिए कंपनी के 717 डिस्ट्रीब्यूटर्स और 58,716 रिटेलर्स मौजूद हैं अक्रॉस इंडिया। सिमिलरली उनके पास राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्टेशनरी के लिए भी 1509 डिस्ट्रीब्यूटर्स और 60,826 रिटेलर्स का सेटअप है। और मोल्डेड फर्नीचर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स के लिए भी उनके पास 1067 डिस्ट्रीब्यूटर्स और 6,840 रिटेलर्स का नेटवर्क बना हुआ है। प्लस सेलो के 721 मेंबर्स की सेल्स टीम इस वास्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को सपोर्ट करती है। ये तो हुआ कंपनी के बिजनेस का ओवरव्यू, लेकिन क्या इंडस्ट्री ग्रोथ सेलो के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को सपोर्ट करेगी? वेल, देखा जाए तो एक्सपेक्टेड है कि इंडिया की कंज्यूमर वेयर इंडस्ट्री, जिसमें दोनों ही हाउसवेयर और ग्लासवेयर इंक्लूडेड हैं, वो फाइनेंशियल ईयर 23 से लेके फाइनेंशियल ईयर 27 के बीच 10.6% CAGR से ग्रो कर सकती है। जिसमें से अगर हम ब्रांडेड कंज्यूमर वेयर मार्केट की बात करें तो वो इस दौरान 13% CAGR से ग्रो हो सकता है। अब अगर इंडिया के स्टेशनरी मार्केट की बात करें
तो वो उसी पीरियड में 14% CAGR से ग्रो हो सकता है। और आखिर ये ग्रोथ हो भी क्यों नहीं? इंडिया में अब स्टेशनरी प्रोडक्ट्स पर पर्सन की परचेज बढ़ती जा रही है। शायद आपके खुद के कंपास बॉक्स और पाउच में आप देखोगे तो मल्टीपल कलर के पेन्स आपको दिखाई देंगे। मेरे पास तो है। इनफैक्ट सेम कलर के भी कई सारे पेन्स मिलेंगे, है कि नहीं? और इसी वजह से स्टेशनरी प्रोडक्ट्स का वॉल्यूम और वैल्यू दोनों ही बढ़ रहा है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी इंडिया के प्लास्टिक मोल्डेड फर्नीचर के मार्केट की। ब्रांडेड इंडियन प्लास्टिक मोल्डेड फर्नीचर मार्केट फाइनेंशियल ईयर 23 से लेके फाइनेंशियल ईयर 27 के बीच ऑलमोस्ट 20% CAGR से ग्रो हो सकता है। चलिए अब चलते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की ओर। सबसे पहले बात करेंगे सेलो की स्ट्रेंथ्स के बारे में। फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग चीज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में एज ऑफ 30th of June 2023 721 सेल्स टीम मेंबर्स हैं जो इनके न्यू प्रोडक्ट लॉन्च में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा इनके पास एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स का भी नेटवर्क है। इनफैक्ट कंपनी का अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है जो उन्हें ग्राउंड लेवल के इनसाइट्स प्रोवाइड करने में काफी हेल्पफुल रहता है। सेकेंड है एबिलिटी टू स्केल अप न्यू बिजनेस एंड प्रोडक्ट्स। कंपनी की एक और अच्छी बात है उनका बिजनेस और प्रोडक्ट को स्केल अप करने की एबिलिटी। कंपनी का ग्लासवेयर एंड ओपलवेयर का बिजनेस 2017 में सेलो ब्रांड के अंडर शुरू हुआ था। फाइनेंशियल ईयर 21 में इस बिजनेस से जनरेट होने वाला रेवेन्यू 1483.59 मिलियन रुपीस था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 में 2760.16 मिलियन रुपीस हो चुका था। आपको आइडिया देने के लिए बता दूं कि इसका मतलब ये एनुअली 36.4% के रेट से ग्रो हुआ है। इसके अलावा कंपनी ने 2019 में स्टेशनरी के बिजनेस में भी यूनोमैक्स ब्रांड के साथ एंट्री ली। इस बिजनेस में भी इनके सेल्स वॉल्यूम फाइनेंशियल ईयर 21 में 230.31 मिलियन यूनिट से फाइनेंशियल ईयर 23 में 458.1 मिलियन यूनिट्स तक इंक्रीज हुए हैं। ये भी अराउंड 41% के एनुअल ग्रोथ रेट के साथ बढ़ा है। इनफैक्ट टेक्नोपैक रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी के यूनोमैक्स ब्रांड ने फाइनेंशियल ईयर 21, 22, 23 में अपने हाईएस्ट एबिटा मार्जिन्स रिपोर्ट करे थे। इनकी ये ओपलवेयर, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स और स्टेशनरी के बिजनेस को इतनी इफेक्टिवली स्केल अप करने से एक बात तो हम ये समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट बिजनेस एक्सपेंशन में कितना इफेक्टिव है। आइए अब मैं सेलो की कुछ वीकनेसेस के बारे में आपको बताती हूँ। फर्स्ट, रॉ मटेरियल प्राइस रिस्क। कंपनी के लिए एक देखने वाली बात यह है इनके रॉ मटेरियल्स के प्राइस में होने वाली फ्लक्चुएशंस। दरअसल फाइनेंशियल ईयर 23 में इनके टोटल एक्सपेंसेस का 45.36% हिस्सा तो सिर्फ रॉ मटेरियल के कॉस्ट था। और सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 23 ही नहीं, पहले भी यही ट्रेंड चलता आ रहा है। और रॉ मटेरियल में भी अगर देखें तो प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स और प्लास्टिक पॉलीमर का सबसे ज़्यादा हिस्सा रहा है। अब जाहिर सी बात है कि इन प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स के दाम में कोई भी हलचल या इनकी अवेलेबिलिटी में कुछ भी प्रॉब्लम अगर होती है तो वह कंपनी के फाइनेंशियल्स और ऑपरेशंस को अफेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर रिलायंस एंड सप्लाई चेन रिस्क। कंपनी के बारे में एक और चीज़ ध्यान देने वाली है उनकी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स पर रही डिपेंडेंसी। फाइनेंशियल ईयर 23 में इनके टोटल सेल्स का 20% जितना कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से आया। कंपनी दरअसल अपने कई सारे स्टील और ग्लासवेयर प्रोडक्ट्स थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स के पास बनवाती है। अब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाने वाली कंपनीज को सबसे पहले डिलीवरी एंड शिपमेंट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कोविड जैसे सिचुएशन में इन्हें काफ़ी शिपमेंट्स और डिलीवरी में डिले फेस करने पड़े थे। इनके कुछ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स चाइना में लोकेटेड हैं। अब जाहिर सी बात है चाइना के साथ चल रहे पॉलिटिकल टेंशन की वजह से इन्हें जियोपॉलिटिकल रिस्क भी हमेशा बना रहेगा। इनफैक्ट जब इस तरह से इंपोर्ट की बात आती है तो साथ ही साथ आपको वेरियस टाइप्स ऑफ इंपोर्ट टैरिफ और ड्यूटीज ध्यान में रखनी चाहिए जिसमें चेंज इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे असर डाल सकती है। नेक्स्ट इज सीजनल बिजनेस। सेलो के बारे में एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो है इनका सीजनल बिजनेस। अब जैसे कि आप सब भी जानते होंगे सेलो जिस तरह के प्रोडक्ट्स बेचती है वो अक्सर हम फेस्टिवल्स जैसे कि दिवाली वगैरह में ज़्यादा बाय करने जाते हैं। इसके अलावा कंपनी को मौसम के हिसाब से भी डिमांड में वेरिएशंस देखने मिल सकते हैं। अब इसके चलते इनके ऑपरेशंस और फाइनेंशियल रिजल्ट्स में भी आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट रिकॉल। कंपनी के लिए एक और देखने वाली बात है इनके प्रोडक्ट क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स।
जी हाँ, अगर इनके प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट या प्रॉब्लम मिलती है तो उन्हें वो रिकॉल भी करना पड़ सकता है। ये एक तरह से कंपनी को ना सिर्फ फाइनेंशियली लेकिन उनके रेपुटेशन और ऑपरेशंस के हिसाब से भी अफेक्ट कर सकता है। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सारे फिगर्स क्रोर्स में दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोटल रेवेन्यू के फिगर की। ओवर द इयर्स हमको एक इंक्रीज का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 21 में ये फिगर 1049.45 करोड़ से बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 22 के एंड में 1359.17 करोड़ पे पहुंचा एंड सिमिलरली एक इंक्रीज देखने को मिला और ये फाइनेंशियल ईयर 23 में 1796.69 करोड़ पे पहुंच गया। बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो इसमें भी इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। 165.55 से बढ़ के ये 219.52 करोड़ पे पहुंच गया और फिर ये 285.06 करोड़ पे फाइनेंशियल ईयर 23 के एंड तक पहुंच गया है। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की तो एबिटा मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए 24.34% पे है। पैट मार्जिन फॉर द सेम पीरियड 15.9%। पीई रेशियो कंपनी का 47.47 पे है जबकि इंडस्ट्री का पीई 45.47 पे है। बात करें नेट डेट टू इक्विटी रेशियो की तो ये 0.62 पे है जो कि काफ़ी मैनेजेबल है। आरओई की बात करें तो 134.43%। आरओसीई है 44.5%। 2 year sales CAGR for the period of financial year 21 to 23 है 30.84% और 2 year PAT CAGR for the same period है 31.2% पे। आइए बात करते हैं आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है 30 अक्टूबर 2023 और ये क्लोज हो रहा है 1 नवंबर 2023 को। इसकी लिस्टिंग डेट है 9 नवंबर 2023। इस आईपीओ का प्राइस बैंड है 617 से 648 रुपीज़ का एंड लॉट साइज है 23 शेयर्स का। इसका टोटल इशू साइज है 1900 करोड़ रुपीज़ का जो कि पूरा का पूरा एक ऑफर फॉर सेल है जैसे कि हमने आपको वीडियो की स्टार्ट में बताया था। इसमें फ्रेश इशू कुछ भी नहीं है। हुनासा कंज्यूमर लिमिटेड या शॉर्ट में हुनासा का आईपीओ 31 अक्टूबर ट्यूसडे से ओपन होगा और 2 नवंबर थर्सडे तक आप इस आईपीओ के लिए बिड कर सकते हैं। 1700 करोड़ रुपीस के इस आईपीओ में 365 करोड़ का फ्रेश इशू है और 1335 करोड़ रुपीस का ऑफर फॉर सेल। फ्रेश कैपिटल का यूज हुनासा अपने कैपिटल एक्सपेंशन और मार्केटिंग नीड्स को पूरा करने में इस्तेमाल करेगी। बाकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स और डेट्स मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए पहले जानते हैं कि कंपनी आखिर करती क्या है। 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई हुनासा कंज्यूमर लिमिटेड भारत की लार्जेस्ट डिजिटल फर्स्ट डायरेक्ट टू कंज्यूमर यानी कि D2C कंपनी है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जो अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट सेल करती है। कंपनी आज अपने मच लव्ड ब्रांड्स जैसे कि मामा अर्थ, द डर्माको, एक्वालॉजिका और रिसेंटली एक्वायर्ड बी ब्लंट के थ्रू 500 से भी ज्यादा सिटीज को सर्व कर रही है। एज अ 30 जून 2023 हुनासा के पोर्टफोलियो में बेबी केयर, फेस केयर, बॉडी केयर, हेयर केयर, कलर कॉस्मेटिक्स एंड फ्रेग्रेंसेस जैसे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। आइए अब हुनासा के ब्रांड्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मामा अर्थ की। मामा अर्थ की शुरुआत हुई थी साल 2016 में। ये ब्रांड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और केमिकल फ्री कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है। इनिशियली इस ब्रांड के तहत बेबी केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए थे और धीरे धीरे प्रोडक्ट रेंज को बढ़ाते हुए मामा अर्थ ने एडल्ट्स के लिए भी प्रोडक्ट्स बनाए। द डर्माको के थ्रू हुनासा स्किन और हेयर केयर के प्रोडक्ट्स बनाती है। द डर्माको टीनेजर्स की रूटीन प्रॉब्लम्स जैसे कि पिंपल्स, एक्ने को सॉल्व करती है और साथ ही एडल्ट्स में हेयर लॉस, डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम्स पे कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स भी ऑफर करती है। बात करें एक्वालॉजिका की तो ये एक स्पेशलाइज्ड स्किन केयर ब्रांड है। आयुर्वेदा के ट्रेडिशनल और ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके हुनासा अपने अयुगा ब्रांड के अंडर प्रोडक्ट्स बनाती है। रिसेंटली एक्वायर्ड बी ब्लंट एक प्रोफेशनल हेयर केयर और स्टाइलिंग प्रोडक्ट ब्रांड है जो कस्टमर्स की हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को समझता है और उनके लिए हेयर ट्रीटमेंट एंड स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स बनाता है। बी ब्लंट के पास अपनी ट्रेनिंग अकेडमी भी है जिसमें हेयर कटिंग, कलरिंग, स्टाइलिंग, हेयर ड्रेसिंग जैसे कोर्सेज ऑफर करे जाते हैं। तो क्या ये सारे प्रोडक्ट्स हुनासा कंज्यूमर लिमिटेड ही बनाती है?
मतलब उन्हें कितनी सारी फैक्ट्री लगानी पड़ती होंगी, है ना? जी नहीं, होनासा के पास अपनी इन हाउस इनोवेशन टीम है जहां नए प्रोडक्ट्स की आइडिएशन और फिर इनकी फॉर्मुलेशंस बनाए जाते हैं, और जब सारे रेगुलेटरी अप्रूवल आ जाते हैं तो कंपनी इनकी मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स को आउटसोर्स कर देती है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स के प्रोसेसेस, एग्जीक्यूशन और क्वालिटी को होनासा कंज्यूमर क्लोजली मॉनिटर करती है। इसी वजह से कंपनी की कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम रहती है। जब प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होकर आते हैं तो होनासा उन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चैनल्स का इस्तेमाल करते हुए सेल करती है। इन प्रोडक्ट्स का लॉन्च, एडवर्टाइजमेंट और सेलिंग वो अपने वेबसाइट और ऐप के जरिए करते हैं। होनासा का दावा है कि वो अपने कस्टमर्स की डिमांड, फीडबैक और सजेशंस को सीरियसली लेती है, जिसके बेसिस पर उनके प्रोडक्ट्स, पैकेजिंग और प्राइसिंग को रिफाइन किया जाता है। साथ ही उनका कहना है कि वो इस प्रोसेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का यूज करके अपने प्रोडक्ट्स को और भी ऑप्टिमाइज करने का ट्राई करते हैं। कस्टमर्स के इनसाइट्स का यूज करके होनासा कंटिन्यूअसली नए ब्रांड कॉन्सेप्ट्स और नए प्रोडक्ट रेंजेस को लेकर आती है। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी ने 301 नए SKUs यानी कि स्टॉक कीपिंग यूनिट्स और 252 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे थे। इन लॉन्चेस का इंस्टेंट इम्पैक्ट आप कंपनी के रेवेन्यू पर भी देख सकते हैं। कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज में नए लॉन्च करे SKUs का कंट्रीब्यूशन पिछले फाइनेंशियल ईयर में लगभग 57% रहा था। होनासा की ऑफलाइन चैनल्स की डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी भी इनसाइट्स के आधार पर बनाई जाती है। ऑनलाइन चैनल्स पर अच्छी डिमांड पाने वाले प्रोडक्ट्स को फिर ऑफलाइन स्टोर्स, रिटेल शॉप्स, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक आउटलेट्स, फार्मेसीज और एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट स्टोर्स में प्रोवाइड किया जाता है। इनकी सबसे बड़ी मार्केट है नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया में। फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी के टोटल रेवेन्यू में से करीब 60% रेवेन्यू इन दो ज्योग्राफीज से आया था। अब बात करते हैं कंपनी के मार्केट शेयर के बारे में, जो हमें करंट डिमांड और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल का आइडिया देगा। कैलेंडर ईयर 2022 में ऑनलाइन BPC मार्केट में इनका मार्केट शेयर 5.4% था। वहीं डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेगमेंट में इनका मार्केट शेयर 28.9% था। बात करें अगर सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की, तो होनासा कंज्यूमर लिमिटेड का मेजॉरिटी रेवेन्यू मामाअर्थ से आता है। फाइनेंशियल ईयर 23 में मामाअर्थ का कंपनी के टोटल रेवेन्यूज में ऑलमोस्ट 82% कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कंट्रीब्यूशन ओवर द इयर्स कम होता जा रहा है, जो हमें बताता है कि उनके दूसरे ब्रांड्स जैसे कि द डर्माको, बी ब्लंट, आयुगा, एक्वालॉजिका और डॉक्टर शेड भी ग्रेजुअली हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं कंपनी के बिजनेस में। और अगर हम चैनल वाइज देखें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में होनासा का लगभग 60% बिजनेस ऑनलाइन चैनल से आया था, ऑफलाइन चैनल से 36% और बाकी का अराउंड 4% कुछ कंटेंट क्रिएशन एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सर्विसेज और हेयर स्टाइलिंग जैसे बिजनेसेस से आया था। अब कहोगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री आउटलुक कैसा है? एक्सपेक्टेड है कि फाइनेंशियल ईयर 22 से लेके फाइनेंशियल ईयर 27 के बीच भारत का ब्यूटी एंड पर्सनल केयर मार्केट 11% CAGR से ग्रो कर सकता है। वैसे भारत का ब्यूटी एंड पर्सनल केयर या शॉर्ट में BPC प्रोडक्ट्स का मार्केट सिर्फ $20 बिलियन का है, जो हमें बताता है कि ये प्रोडक्ट्स हमारे देश में बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड हैं। फॉर कॉन्टेक्स्ट, फाइनेंशियल ईयर 22 में चाइना का ब्यूटी एंड पर्सनल केयर मार्केट इंडिया से 3x बढ़ा था। एंड मोर इंटरेस्टिंगली, एक रिलेटिवली स्मॉलर इकोनॉमी इंडोनेशिया का BPC मार्केट भी हमारे BPC मार्केट से बड़ा है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर मार्केट को अगर हम सेगमेंट वाइज भी देखें तो फाइनेंशियल ईयर 22 से लेके फाइनेंशियल ईयर 23 के बीच में ऑनलाइन सेगमेंट 29% CAGR से ग्रो हो सकता है और ऑफलाइन सेगमेंट कुछ 14% CAGR से ग्रो हो सकता है। आइए अब बात करते हैं कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में। हमने होनासा के इम्प्रेसिव ब्रांड बिल्डिंग कैपेबिलिटीज, कंज्यूमर सेंट्रिक एंड डेटा ड्रिवन प्रोडक्ट इनोवेशन एंड मार्केटिंग को तो समझ लिया है इन टर्म्स ऑफ लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड SKUs। प्लस उनके स्मार्ट एक्विजिशंस भी उन्हें एक एज देते हैं इंडिया के ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स अरीना में। तो चलिए अब बात करते हैं उनके कुछ और स्ट्रेंथ्स की। सबसे पहले, एबिलिटी टू एफिशिएंटली यूज कैपिटल टू ग्रो प्रॉफिट्स। होनासा ने अपना पूरा फोकस प्रॉफिटेबल यूनिट इकोनॉमिक्स को ड्राइव करने पे लगा दिया है। उन्होंने स्ट्रेटेजिकली एक एसेट लाइट बिजनेस मॉडल बनाया है, जो कि उनके लिए काफ़ी एसेट राइट साबित हुआ है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 21 से लेके फाइनेंशियल ईयर 23 के बीच अपनी टॉप लाइन को लगभग 80% CAGR से ग्रो किया था।
जिसका सबसे बड़ा ड्राइवर उनका वॉल्यूम ग्रोथ था। आइए अब एक नजर डालते हैं कंपनी की वीकनेसेस के ऊपर। कंपनी के बारे में देखने जैसी बात है उनके एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड एक्सपेंसेस। फाइनेंशियल ईयर 21 में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 1779.38 मिलियन रुपीस थे, वहीं फाइनेंशियल ईयर 23 में ये 5302.78 मिलियन रुपीस हो चुके थे। ऑफ कोर्स इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के चलते उनके रेवेन्यूज भी अच्छे खासे इंप्रूव हुए, जो कंपनी के रिड्यूसिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यूज फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 21 टू फाइनेंशियल ईयर 23 से देख सकते हैं। लेकिन इसका एक मतलब ये भी है कि एडवर्टाइजमेंट ने इनकी ब्रांड विजिबिलिटी में काफी अच्छा रोल प्ले किया है। सो ये ग्रोथ आगे सस्टेन करे वो मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है लॉसेस ड्यू टू रीसेंट एक्विजिशंस। कंपनी के बारे में एक और देखने वाली बात है उनके एक्विजिशंस। कंपनी के एक्विजिशंस जैसे कि जस्ट फॉर किड्स, बी ब्लंट स्प्रैट और फ्यूजन ने पास्ट में लॉसेस इंकर करे हैं। इनफैक्ट फाइनेंशियल ईयर 23 में भी इनकी सभी कंपनीज ने हैवी लॉसेस इंकर किए हैं, जिसका सीधा इम्पैक्ट कंपनी के फाइनेंशियल्स पे देखने को मिला है। इसी वजह से कंपनी और उसकी सब्सिडरीज की प्रॉफिटेबिलिटी को मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं होनासा के फाइनेंशियल्स की। जैसे कि आप ये फिगर्स अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सब फिगर्स क्रॉर्स में दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल रेवेन्यू के फिगर के बारे में। टोटल रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 21 से 22 के बीच में, जैसे कि आप देख सकते हैं, मोर और लेस डबल हो गया है। ये 459.9 से बढ़ के 943.46 करोड़ के फिगर पे आ गया है। फाइनेंशियल ईयर 23 में भी अच्छी खासी ग्रोथ टोटल रेवेन्यू में देखने को मिल रही है और ये 1492.7 करोड़ तक पहुंच गई है। बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो फाइनेंशियल ईयर 21 और 23 में हमें लॉस का फिगर दिख रहा है। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 21 में 1332.2 करोड़ रुपीस के लॉसेस हैं। फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, हालांकि वो फिगर छोटा ही है 14.4 करोड़ पे। बात करें फाइनेंशियल ईयर 23 की, तो 150.96 करोड़ पे कंपनी ने लॉस को रजिस्टर किया है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की। एबिटा मार्जिन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23 इज 1.52%। पैट मार्जिन है नेगेटिव 10.11%। कंपनी का पीई एप्लीकेबल नहीं है सिंस कंपनी लॉसेस में है। इंडस्ट्री का पीई ऑन द अदर हैंड 42 पे स्कोर कर रहा है। नेट डेट टू इक्विटी रेशियो निल है। कंपनी का आरओई नेगेटिव में दिख रहा है बिकॉज ऑफ द लॉसेस 23.57%। 2 year sales CAGR between the financial year 21 and 23 is at 80.16%, जो कि PAT CAGR हम रिपोर्ट नहीं कर सकते because of the losses that the company has incurred. बात करें कंपनी के IPO की इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में, तो कंपनी का IPO ओपन हो रहा है 31 अक्टूबर 2023 को। इसकी क्लोजिंग डेट है 2 नवंबर 2023 और ये लिस्ट हो रहा है 10 नवंबर 2023 को। इसका प्राइस बैंड है 308 से 324 रुपीस पर शेयर का और इसका लॉट साइज है 46 शेयर्स का। इसका इशू साइज है 1701 करोड़ रुपीस का, जिसमें से फ्रेश इशू है 365 करोड़ का और बाकी का ऑफर फॉर सेल है एट 1336 करोड़ रुपीस। तो ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस IPO का। क्या आप अप्लाई करने वाले हैं? कमेंट सेक्शन में यस या नो टाइप करके बताइए। अगर आपको हम एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपको रिमाइंड करवा दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.